जल्दी जल्दी सारी झंडियां मुझे पकड़ाओ। मैं स्टूल पर चढ़ी अपने छोटे भाई से झंडियां पकड़ाने के लिए कह रही थी। 14 अगस्त आने वाली थी, इसीलिए उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। मैं हर साल यही करती थी, अपने बाबा से ढेर सारी झंडियां मंगवाती, अपने छोटे बहन भाइयों को साथ लगाकर पूरा सहन झंडियों से भर देती। मेरी वालिदा कहने लगी, हर साल तुम झंडियां लगाती हो, हर साल बारिश हो जाती है। मैं कहने लगी, अम्मा प्लीज शुभ शुभ बोले, अभी तो मेरी थकान भी पूरी नहीं उतरी, बस ये आखिरी है, ये लगा लूं तो बड़ा सा झंडा छत पे जाके लगाएंगे। झंडियां लगाकर मैं नीचे उतरी, भाई से कहने लगी, जाओ स्टूल छत पे लेके जाओ, मैं बस झंडा लेके आ रही हूँ। अम्मा कहने लगी, पता नहीं तुम्हारा बचपना कब जाएगा, बीए के आखिरी साल में हो, लेकिन तुम्हें देख के कोई कह सकता है। मैं कहने लगी, तो क्या हुआ, बीए करने से सर पे सींग उगाते हैं, जो मेरे सर पे आपको नजर नहीं आ रहा है। माँ कहने लगी, लड़कियों को अकल आ जाती है पर तुम्हें नहीं आ सकती, ऐसी पता नहीं कौन सी अकल है जो मुझे नहीं आ सकती। शहजाद, तू यहाँ पे मेरी शक्ल क्या देख रहा है, स्टूल पकड़ और चल ऊपर, कल झंडा लेके आ रही हूँ मैं। एक तो अम्मी के साथ जितना मर्जी काम करवा लो तभी खुश नहीं होती, हमेशा ताने देती रहती है, किसी सास की तरह। शादी से पहले माँ सास बन जाती है और शादी के बाद सास से जान नहीं छूटती। हम लड़कियों की तो जिंदगी ही अजीरन बनी रहती है, बचपन से यही सुनते रहो, ऐसा ना करना सास बातें सुनाएगी, ऐसा ना करना सास वो बातें सुनाएगी। शादी के बाद भी जितना मर्जी अच्छा बन जाओ, सास ने बातें तो सुनानी है। तो फिर चल रही हूं ना यार। वो कमरे तक पहुंची थी, क्योंकि सफिया बेगम हमेशा उसे यही कहती रहती थी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे बैठा करो, ऐसे बैठा करो, ऐसे तमीज से रहा करो, ससुराल में जाके ऐसी हरकतें करोगी तो सब बातें बनाएंगे कि माँ ने कोई तौर तरीका नहीं सिखाया। वो कमरे से झंडा उठा के फटाफट छत पे चढ़ गई। बराबर वाला घर उसके ताया अब्बा का घर था, लेकिन दोनों में इख्तलाफात चल रहे थे, इसलिए एक ही घर में दीवार खड़ी हो चुकी थी। और ये दीवार सिर्फ घरों के बीच में खड़ी नहीं हुई थी, बल्कि दिलों में भी आ चुकी थी। ना तो उसकी माँ अपनी जेठानी से मिलकर राजी थी, ना ही अब्बा और ताया। उसका भी अपने कजन से खुदा वास्ते का बैर था। अभी भी वो छत पे जब झंडा लेके गई तो सुहेब अपनी छत पे खड़ा अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था। जब सुहेब ने उसे देखा तो अपना रुख बदल गया। हम दोनों ही अपनी उस फेवरेट पानी की टंकी पे चढ़ चुके थे। घर तो हमारे अलग अलग हो गए थे, लेकिन पानी की टंकी एक ही थी। और सबसे ऊंचा झंडा मैं लगाना चाहती थी, और यही ख्वाब शायद उसको भी था। हम दोनों ही अपनी अपनी सतह से टंकी पे चढ़ चुके थे। जब मैंने अपना झंडा टंकी पे लगे लोहे के पाइप पर बांधने की कोशिश की तो कहने लगा, देखो शराफत से हटा लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा झंडा लगेगा। मैंने कहा, पहले आइए पहले पाइए, इस बुनियाद पर मैं यहाँ पर अपना झंडा लहरा चुकी हूँ, इसलिए चलो शाबाश पीछे हटो। उसने मेरा झंडा मेरे हाथ से छीना और छत पे फेंक दिया। मेरा तो खून खोल के रह गया। मैंने कहा, सुहेब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। कहने लगा, मुझे पता है तुम्हारा ड्रैकुला के खानदान से ताल्लुक है। मैंने कहा, तुम्हारे ही खानदान से है, मैंने अभी तक लोहे का पाइप पकड़ रखा था। कहने लगा, हाथ हटाओ, मुझे अपना झंडा बांधना है। मैंने कहा, कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी मैंने, मैं अपने साथ अपना पासबान सिपाही लेके आई हूँ। मैंने अपने छोटे भाई को आवाज दी। मैंने कहा, फाइज मुझे झंडा पकड़ाओ। फाइज फौरन फरमा बरदारों की तरह छत से झंडा उठा के ले आया और ऊपर पानी की टंकी की सीढ़ी चढ़ने लगा। सुहेब कहने लगा, ये है पासबान सिपाही। फाइज यूं तो 14 साल का था, लेकिन कद कुछ छोटा था उसका। मजाक उड़ाने के लिए उसने ये कहा और हंसने लगा। कहने लगा, तभी तो हमारी कौम का मुस्तकबिल ऐसा है, क्योंकि दोनों के हाथ में वतन का झंडा दिया हुआ है। मैंने कहा, मेरे भाई को कुछ कहा ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये सुनकर वो मेरे मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तोड़ो मुंह मेरा, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। एक धक्का दिया ना, यहाँ से सीधी गली में जाके गिरोगी और अकल ठिकाने आ जाएगी। 14 अगस्त के मौके पे चचा तुम्हारी तदफीन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहाँ टंकी पर मैं खड़ी थी वहां पीछे गली थी, वहां से गिरती तो वाकई बच नहीं सकती थी, मरती ना भी तो सर मुंह तो फट ही जाता। और उस कमीने से मुझे कुछ बईद भी नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था। जैसे ही फायज ऊपर आया, गुस्से से सुहेब को देखने लगा। कहने लगा, बोना किसको कहा तूने? ओ टेडी बकरी, आराम से बैठ जा, अगर दो बड़े बात कर रहे हो ना तो तीसरे को खामोश रहना चाहिए। फायज ने झंडा मुझे पकड़ाया। जैसे ही मैंने झंडा रखने के लिए हाथ पाइप से हटाया, उसने अपना झंडा रखा और बांधना शुरू कर दिया। मैंने कहा, सुहेब के बच्चे शराफत से पीछे हट जाओ और हटाओ यहाँ से अपना झंडा।
कहने लगा, नो माई स्वीट कजन, अब तो लग चुका है। मैंने उसी के बराबर में अपना झंडा भी लगा दिया। दोनों झंडे तकरीबन बराबर ही थे। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि सबसे ऊपर मेरा हो। हम दोनों ही अपनी अपनी छतों पर उतर चुके थे। जब घरों के बंटवारे हुए थे तो साथ में दादी का भी बंटवारा हो चुका था। 15 दिन दादी हमारे घर रहती थी, 15 दिन ताया अब्बा के घर। जब हमारे घर आती थी तो ताया की बड़ी शिकायतें लगाती थी। मुझे ठीक से पूछता नहीं है, बीवी का गुलाम है। मेरी अम्मी उनकी सगी भांजी थी और ताई अम्मी दादा अब्बा की भतीजी थी, इसलिए वो दादी अम्मा को शुरू से बुरी लगती थी और वो मेरी माँ की खिदमत की तारीफ खूब करती थी, वो भी अपने नंबर लगाने के लिए। क्योंकि दादी जब बरादरी में किसी शादी पर जाती थी तो मेरी माँ की खूब तारीफें करती थी और ताई अम्मा की बुराइयां करती थी। ये सिलसिला हम बचपन से देखते आ रहे थे। दूसरा, मेरी दादी अम्मा को कुछ भूलने की बीमारी भी थी। जैसे ही अपनी पुरानी चीजें देखती तो उन्हें फौरन याद आ जाता था। हर 14 अगस्त पर दादी अम्मा अपना पुराना हसीन दौर निकाल के बैठ जाती। पाकिस्तान आजाद होने से पहले के जमाने की याद है, या यूं कहिए कि पाकिस्तान आजाद हुआ तो वो 7-8 बरस की थी। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। बाकी बड़े बहन भाइयों की सबकी शादी हो गई थी। बड़े भाई शादी के बाद दुबई में सेट हो चुके थे, बहनें अपने घरों में थी। सुहेब अपने घर में छोटा था, उसकी सिर्फ बहनें ही थीं और सबकी सब शादीशुदा थी। सब बहनों का चहीता बना फिरता था। कद क्या लंबा हो गया, जिम जा जाके बॉडी क्या बना ली, खुद को सलमान खान समझता था। 14 अगस्त पर दादी अम्मा ने जो धमाका हमारे सरों पर किया, हम लोग बौखला के रह गए। 14 अगस्त पर दादी अम्मा को हमारे घर आना था। हालांकि बारी उनकी 15 अगस्त के बाद आनी थी, क्योंकि 15-15 दिन का वक्फा था। लेकिन वो कहती थी कि 14 अगस्त छोटे बेटे के साथ ही मनाऊंगी। ताया को कोई एतराज नहीं था, लेकिन ताई कहने लगी, नहीं, सफीना मुझे ताने देगी। लेकिन फिर भी लड़ लड़ कर दादी 13 तारीख को हमारे घर आ चुकी थी। हम बड़े खुश थे। दादी अम्मा ने उसी रात संदूक खोला, फिर उनके आंसू टप टप बहने लगे, क्योंकि जब वो वापस आई थी तो कई रिश्तेदार और उनकी सहेलियां उनसे बिछड़ गई थी। जब उनको याद करती थी तो बहुत रोती थी। पूरा साल तो वैसे दादी अम्मा को अपनी बहनें और सहेलियां याद नहीं आती थी, लेकिन जब संदूक खोलती तो किसी की चूड़ियां देख के रोती, किसी का दुपट्टा देख के। फिर पाकिस्तान आजाद होने के जितने किस्से उनको याद होते वो हमें सुना देती। उस वक्त ऐसा हुआ था, उस वक्त वैसा हुआ था। फिर उन्हें दादा अब्बा भी याद आने लगते हैं। लेकिन आज जो कुछ उनके संदूक के नीचे से निकला तो उसने हम सबके होश उड़ा के रख दिए। पहली बार दादी अम्मा को भी नजर आया था। वो थी हमारे दादा अब्बा की वसीयत, और इसका ख्याल भी उस वक्त आया जब वकील साहब हमारे घर आए। एक तो 14 अगस्त, अगले रोज हमारे तैयारियां खत्म नहीं हो रही थी। शाम को दादी अम्मा संदूक खोल के बैठ गई। एन उसी वक्त वकील साहब भी आ गए, जो कि काफी उम्र रसीदा हो चुके थे। अब्बा ने ही उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। दादी अम्मा भी वहीं अपनी पोल पिटारी लेके बैठी हुई थी। अब्बा ने कहा, जी वकील साहब, खैर से आना हुआ। कहने लगे, तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि जब तुम्हारी छोटी बेटी 18 से ऊपर की हो जाए तो फिर ये वसीयत मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को सुना दूं। इसकी एक कॉपी तुम्हारी दादी के संदूक में जरूर होगी। ये सुनकर दादी भी मुतहय्यर थी और हम लोग भी हैरान थे। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि मुझे मुनव्वर भाई से कोई मसला नहीं है, लेकिन नजमा भाभी मेरे घर नहीं आएंगी। मेरी वालिदा की बात सुन के वकील कहने लगा कि देखें, या तो आप दोनों को उनके घर जाना पड़ेगा या फिर उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा। ये बात मैं सारे खानदान के सामने कहना चाहता हूँ, ये आपके वालिद की वसीयत है। दादा के बस 2 ही बेटे थे, अब्बा और ताया, बहन कोई थी नहीं। खैर वकील साहब ने मेरे ताया अब्बा को फोन किया और उन्हें हमारे घर पे बुलवा लिया। ताया अब्बा, ताई, सुहेब तीनों ही हमारे घर पहुंच गए। सबको लगा कि शायद दादा अब्बा ने कोई ऐसी जायदाद रखी होगी जिसका हमें इल्म नहीं होगा और वकील साहब उसका बंटवारा करने आए होंगे। खास तौर पर मेरा नाम लिया गया था, इसलिए मैं बड़ी खुश थी कि हो सकता है दादा अब्बा ने घर के किसी कोने खुदरे में या घर के पीछे बने छोटे से बागीचे में कोई सोना दफन किया हो जिसे वो मेरे नाम कर गए हो। क्योंकि अक्सर पुराने वक्तों के लोग सोने चांदी और कीमती सामान को बर्तनों में डालकर मिट्टी में दफन कर देते थे ताकि किसी को भी पता ना चले और चोरी ना हो सके।
बहरहाल हम सब ही मुतजस्सिस थे। दादी अम्मा अभी भी अपना संदूक खोल के बैठी थी। वकील साहब बैठे, अब्बा और ताया काफी फिक्रमंद नजर आ रहे थे। सबके अंदर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा था कि आखिर दादा ने इतनी देर बाद वसीयत बताने के लिए क्यों कहा। वकील साहब ने जेब में से पुराना सा पर्चा निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। मैं मोहम्मद मुख्तियार अपने होशो हवास में ये नसीहत कर रहा हूँ कि ये घर ना तो मेरे छोटे बेटे के नाम होगा और ना ही बड़े बेटे के, जब तक कि वो आपस में अपने बच्चों का रिश्ता एक दूसरे से ना करें, वरना मेरा ये घर बेचकर खैराती इदारे में पैसा दे दिया जाए। वैसे तो सारे खानदान की शादियां हो चुकी थीं। बचे थे मैं या फिर सुहेब, और वहां पर मेरा और सुहेब का नाम भी लिखवाया हुआ था कि इन दोनों की शादी आपस में करवा दी जाए तो ही जायदाद मिलेगी, वरना 1 महीने के अंदर अंदर घर खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर तो दादी की संदूक से भी वसीयत की दूसरी कॉपी मिल गई। ताया अब्बा और अब्बा दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल गुस्से में खड़े हो गए। कहने लगे, मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी इसके निकम्मे और आवारा बेटे को नहीं दूंगा। ये सुन के ताया अब्बा को भी तप चढ़ी। सुहेब भी गुस्से से मेरे अब्बा को देखने लगा। कहने लगा, आपकी अंधी बेटी से मैं भी शादी नहीं करना चाहता। उसने सीधा मेरी नजर और मेरी नजर के चश्मे का ताना दे दिया। मैंने अपना चश्मा नाक से ऊपर किया। अगर तुम लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो ठीक है, घर खाली करते हैं। इस घर के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इतना कुछ खास अब्बा कमाते भी नहीं थे, बस इतना कमाते थे कि महीना गुजर रहा था। ताया अब्बा का भी कोई बहुत अच्छा काम कारोबार नहीं था। मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर के रह गया। मैं तो सोच रही थी दादा अब्बा को मुझसे बहुत प्यार है, मेरे लिए कोई सोना चांदी छुपा के गए होंगे। वसीयत भी की तो क्या, उस कमीने से रिश्ता मैं मर के भी ना करती। खैर, मैं जानती थी कि शादी वादी तो होने वाली नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मसला घर का था। दादी अम्मा रोने लगी कि मेरे शौहर की अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है और अगर तुम दोनों ने ये ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मैं तुम दोनों को दूध नहीं बख्शूंगी। मेरे अब्बा की परेशानी दूर करने के बजाय सुहेब कहने लगा, मैं सड़कों पे रहना मंजूर कर लूंगा, इस फितनी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं कहां से मरी जा रही हूं, शक्ल देखी है तुमने अपनी, कद देखा है, इंसान कम और ऊंट ज्यादा लगते हो। मैंने भी उसके लंबे ऊंचे कद पे चोट की थी। ताया अब्बा और अब्बू चुप हो गए। मैं और सुहेब तो शुरू हो चुके थे। वकील कहने लगा, आप लोगों की मर्जी है। दादी अम्मा कहने लगी, कैसी मर्जी, मेरा क्या है, मेरी तो जिंदगी वैसे भी 4 दिन की रह गई है, मैं यतीम खाने में गुजार लूंगी। इन दोनों को बोलो घर खाली करे, वरना कल 14 अगस्त है, दोनों बच्चों का निकाह करते हैं। ताया अब्बा वकील से कहने लगे, वकील साहब, कल आप असर के बाद पहुंच जाइएगा, आपके सामने हम निकाह करवा देंगे। इस बात पे अब्बा ने भी कोई इख्तलाफ नहीं किया, और ना मेरी अम्मी ने और ना ताई अम्मी ने। ये खबर हम दोनों के लिए किसी बम की तरह फटी। जब हमने ये सुना तो हम दोनों फिर से लड़ने झगड़ने लगे। पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारी माएं और हमारे बाप चुप थे। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, ताई अम्मा ने सुहेब को। मैंने कहा, मैं नहीं करूंगी सुहेब के साथ निकाह, इनकार करें अब्बा। वो कहने लगा, अब्बा मैं भी उस चुड़ैल के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, आपको घर मिले ना मिले मेरा मसला नहीं है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी सारी जिंदगी के लिए। ताई अम्मा सुहेब को अपने घर वापस ले गई। दादी अम्मा को वैसे दादाजी की याद आने लग गई, वो रोने लग गई। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि साफ इनकार कर दूंगी। रात को मेरे माँ बाप मेरे कमरे में आके बैठ गए। मैंने कहा, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। अम्मा कहने लगी, समझने की कोशिश करो कायनात, घर से निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम, तुम्हारे अब्बा का इतना काम नहीं है। अरे यहाँ खाना पीना बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, जो थोड़े बहुत पैसे बचाती हूँ मैं, वो तुम्हारे जहेज के लिए रख देते हैं। तुम्हारी 3 बहनों की शादी बड़ी मुश्किल से की है, एक घर का आसरा है, ये भी चला जाएगा। जानती हो आजकल कराची में घर कितने महंगे हैं, हजारों रुपए किराए पे लग जाता है, फिर बिजली का बिल, ये सब मिला के 50,000 खत्म हो जाता है। पता ही नहीं चलता महीना कब खत्म हुआ और कब शुरू हुआ। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, किसी से तो तुम्हारी शादी हमने करनी ही थी ना, तो सुहेब से सही। मैंने कहा, इसका मतलब आप लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, मुझे उस कमीने के हवाले करना चाहते हैं।
वो तो मुझसे गिन गिन के बदले लेगा, और ताई अम्मा मेरा जीना हराम कर देंगी। मेरे अब्बा कहने लगे, जैसे कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चलती है ना, मुझे नहीं लगता तुम वहां पे जुल्म बर्दाश्त करोगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना खूब सिखाया हुआ है, बचपन से तुम्हारी तरबियत ऐसी की है। अरे शुरू शुरू में मैं कहता रहा, सफिया बेगम बच्चों के दिलों में नफरत मत डालो मत डालो, लेकिन नहीं, जहर भरना था भर दिया। अब देखो अपनी बेटी को कैसे जहर उगल रही है, वहां वो लड़का उगल रहा होगा। तुम दोनों देवरानी जेठानी ने मिलके बच्चों के जहनों में जहर भर के रख दिया है। अब शादी के अलावा कोई चारा नहीं है, ना वो मान रहे हैं ना ये मान रही है। अब बैठो तुम, समझाओ जैसे समझाना है, मैं सोने जा रहा हूं। अब्बा कमरे से बाहर जा चुके थे। अम्मा मेरी मिन्नत समाजत करने लगी, कहने लगी, अगर तुम्हारी ताई तुम्हें कुछ कहे तो तुम जवाब दे के ना। मैंने कहा, अम्मा मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैं सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये क्या बात हुई, पहले आप लोगों की लड़ाइयां देखती रही और अब मैं ताई अम्मा से महाज खोल के बैठ जाऊं और वो मेरे साथ कहें कि तुम्हारी माँ ने फलां वक्त में फलां बात की थी, ये कहा था वो कहा था, ऐसे किया था वैसे किया था। मुझे नहीं पसंद ऐसी जिंदगी। जब मैंने देखा कि मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी जा रही तो मैं रोने लगी। बहरहाल मेरी माँ ने वही इमोशनल होके जुमलेबाजी शुरू कर दी, तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है। फिर अपनी मजबूरियों का रोना रोना शुरू कर दिया। मजबूरन मुझे चुप होना पड़ा, लेकिन जब भी मुझे सुहेब के नाम पर शौहर का तमगा अपने गले में डालने का ख्याल आता तो मेरे अंदर से जान निकलने लगती। शायद ताया अब्बा और ताई अम्मा ने उसे भी खूब समझाया था, वास्ते दे के मनाया था। जब वो घर आया तो सफेद शलवार कमीज में माथे पे बल डाले चुपचाप सा बैठा था। मुझे भी अम्मा ने आप ही की शादी पे बनाई हुई मैक्सी पहना दी। अब इतनी जल्दी तो कुछ मिलना नहीं था। मैं अम्मा से कह चुकी थी कि बात सिर्फ निकाह तक रहनी चाहिए, लेकिन वसीयत के मुताबिक रुखसती होनी थी और आज ही होनी थी। निकाह के बाद जब हम दोनों को एक साथ बिठाया गया तो मेरा मुंह मशरिक की तरफ था, उसका मगरिब की तरफ था। हम तो सीधा भी देखने की जहमत नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से वकील साहब के सामने सुलह सफाई की गई। अब्बा और ताया खूब बगलगीर होके मिले, पर अम्मी और ताई अम्मा बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के पीछे हट गई। देखने वालों को लगा कि गले मिली है। इसी तरह से रुखसती भी हो गई। ताई अम्मा ने कोई खास एहतमाम नहीं किया था। मुझे कमरे में बिठा के ये तक नहीं पूछा कि पानी पियोगी या नहीं। पूरी रात मैंने रो के गुजारी थी। सुबह से निकाह तक बस रोती रही थी। आंखें मेरी अभी भी सूजी हुई थी। बड़ी बहन ने जरा सा मेकअप कर दिया था, वो भी जबरदस्ती, वरना मैं तो वो भी नहीं करवा रही थी। कुछ देर बाद सुहेब बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ, धाड़ से दरवाजा बंद किया, मेरे पास आया, कहने लगा, कोई अच्छी तवक्को मत रखना मुझसे। मैंने कहा, मैं ऐसी उम्मीद लेके आई भी नहीं हूं। मैं उठ के खड़ी हो गई। अम्मा ने बस एक बैग मुझे मेरे साथ दिया था जिसमें मेरे आम से कपड़े थे जो मैं रोजमर्रा में पहनती थी। मैं उठी, अपने बैग में से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। अपने कपड़े बदले, मुंह हाथ धोया, वापस आई तो वो बेड पे फैल के लेटा हुआ था। मैंने कहा, देखो तुम्हारे अकेले का बेड नहीं है ये, समझे, जगह दो मुझे। वैसे भी छोटा सा कमरा था, सोफा भी नहीं था। जैसे आमतौर पे कहानियों में ड्रामों में होता है ना, शौहर बेड पे सो जाए तो बीवी सोफे पे सो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। कहने लगा, जमीन किस लिए, बिछाओ बिस्तर और सो जाओ। मैं तो ऐसे ही सोता हूँ। मैंने उसके पाँव की जानिब देखा, फिर बेड पे बैठ के उसकी टांग उठा के मैंने दूसरी तरफ फेंकी। वो उछल के उठ बैठा। मैंने कहा, ये नहीं समझना मैं यहाँ पे किसी का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करने के लिए आई हूँ। इंसान के बच्चे बन के रहोगे ना तो ठीक रहोगे, वरना मुझे सीधा करना आता है। ये कह के मैं लेट गई। उसकी मुखालिफ समत, जहाँ उसने पाँव रखे थे वहां मैंने तकिया रख दिया, जहाँ मेरे पाँव थे वहां उसका तकिया था। उसने तकिया उठाया और जहां मैं लेटी थी मेरे तकिए के बिल्कुल बराबर अपना तकिया रखा और लेट गया। मैं इससे पहले आंखें बंद कर चुकी थी। उसकी इस कार्रवाई से मैं बिल्कुल बेखबर थी। किसी की गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पे महसूस हुई। मैंने आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। वो मेरे बिल्कुल बराबर में मेरे बहुत करीब लेटा हुआ था, मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। मैं पीछे हटने लगी तो उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। कहने लगा, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई हो, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें। मैं उससे कोई भी तवक्को रख सकती थी, लेकिन ये तवक्को हरगिज नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, सुहेब छोड़ो मुझे,
कहने लगा, निकाह नहीं किया मैंने तुमसे, या तुमने निकाह नामे पे साइन नहीं किया था? मैंने कहा, देखो हमारी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो कुछ हुआ ना उसमें ना तुम्हारी मर्जी थी और ना मेरी मर्जी, इसलिए इससे पहले कि मैं कुछ कहती उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। कहने लगा, मेरी तो दिलो जान से यही मर्जी थी। उसकी बातों ने मुझे हैरान किया। कहने लगा, मुझे तो तुम बहुत पहले से अच्छी लगती थी, मैं अपनी अम्मा को दिखाने के लिए करता था ये सब कुछ, मैं चाहता था मेरी शादी तुमसे हो जाए। उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया तो मैं उठ के बैठ गई, वो भी उठ के बैठ गया। वो तो मुझे वो सुहेब लग ही नहीं रहा था जिसे मैंने आज तक देखा था। यकसर मुख्तलिफ, बड़े आराम से प्यार से बात कर रहा था, मुस्कुरा भी रहा था। अपनी जेब से उसने अंगूठी निकाली। कहने लगा, लाओ अपना हाथ दो, तुम्हें रुनुमाई की अंगूठी पहना दूं। मैंने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा, ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो। 2-4 दिन बाद जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे तेवर बदल जाएंगे। कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुम काफी पसंद हो। बस मैं जानता था कि चचा कभी नहीं मानेंगे। वो तो अच्छा हुआ दादा ने वसीयत ही ऐसी की। बस अम्मा अब्बा के सामने थोड़ा भरम दिखा रहा था। सच्ची कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा तुम्हें। जरूरी तो नहीं है कि हम वैसे ही नफरतें पालते रहें जो हमारे घर वालों ने हमारे दिलों में डाली हैं। तालीम याफ्ता है हम, मैं भी और तुम भी, और हमारा आपस में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर अम्मा ने चची से कुछ कहा या चची ने आगे से अम्मा से कुछ कहा तो इसमें मेरा और तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। ये कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंगूठी पहना दी। लेकिन मेरा दिल अभी भी वसवसों की जद में था। लेकिन उसने बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला मामला किया था। ताई अम्मा ने सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला और रिवायती सासों की तरह कहने लगी, अभी मुझसे कोई चौंचलेबाजी की उम्मीद मत रखना, चलो आओ नाश्ता बनाओ सबके लिए। उस वक्त तक सुहेब भी उठ के बैठ गया था। कहने लगा, अम्मा क्या हो गया आपको? अभी 24 घंटे भी नहीं हुए उसे घर में आए हुए, नाश्ता मैं बाजार से ले आता हूँ। सुहेब की बात सुनकर ताई अम्मा उसे घूर के देखने लगी। कहने लगी, कल क्या समझाया था मैंने तुम्हें? कहने लगा, जो आपने समझाया था वो मेरी समझ में कभी नहीं आएगा। कायनात मेरी बीवी है, इसलिए इसे वही इज्जत दे जो आपने मेरी बीवी के लिए सोच के रखी थी, और मेरा भी आपसे वादा है कि ये भी आपको उतनी ही इज्जत और मोहब्बत देगी। कहने लगी, सोच है तुम्हारी, सफिया की बेटी है ये, गिन गिन के बदले लेगी मुझसे, मुझे कोने में बिठा के रखेगी किसी फालतू चीज की तरह। ये कहते हुए दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए चली गई। सुहेब कहने लगा, देखो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कोई रवैया नहीं रखा और ना ही रखूंगा। बड़ों की लड़ाइयां बड़ों तक ही रहने देना। तुम समझो तुम्हारी शादी किसी और सुहेब से हुई है और तुमने उसके साथ वैसे ही रहना है जैसे तुम शादी के बाद रहना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है। बहरहाल नाश्ता वो लेकर आया, फिर चाय मैंने बनाई, ताई अम्मा के सामने भी रखी। फिर मैं उनके पास बैठ गई। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। ताई अम्मा इतनी भी बुरी नहीं थी जितना मैंने अम्मा की जुबान से सुना था। ना सुहेब ऐसा था। अगर ताई अम्मा की गलती होती तो उन्हें टोक देता था। मैं 5 दिन बाद अम्मा के घर गई तो अम्मा को मेरी बड़ी फिक्र थी। कहने लगी, उस कलमूही ने तुम्हारे साथ कोई जुल्म ज्यादती तो नहीं की? मैंने कहा, अम्मा आराम से बात करें, क्या हो गया आपको? कहने लगी, देखो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये डरने की, ना सुहेब से ना उसकी माँ से। मैंने कहा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अम्मा कहने लगी, मैं जानती हूँ उसे, मैंने 10 साल गुजारे हैं उसके साथ, बड़ी मीठी छुरी है ये। अम्मा मुझे ताई अम्मा के खिलाफ अभी भी सिखाती रहती थी, लेकिन मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि जब सुहेब मेरे साथ ठीक था तो ताई अम्मा का रवैया ठीक था, तो फिर मैं क्यों अपने घर को जहन्नुम बनाती? सुहेब की बात ठीक थी। हमने आपस में एक दूसरे से ऐसे ही दुश्मनी कर ली जैसे पाकिस्तान आजाद होने से पहले हिंदू मुस्लिम की हुआ करती थी। दिलों में इतनी नफरतें पैदा कर ली कि हमारे दिल इन नफरतों से 14 अगस्त वाले दिन भी आजाद नहीं हो पाते। इसीलिए 14 अगस्त के मौके पर अपने दिलों को नफरतों से आजाद करके सबसे मिले और आजादी की खुशी मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया।